एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम हमारी सीरीज है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 11 आज का होने वाला है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो महाराष्ट्र सेट की 25 वाली एग्जाम थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आज पार्ट 11 है। आज का जो टॉपिक है हमारा मेन है आइडेंटिटी थ्योरम के ऊपर। हमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट का कहना है कि एन एंटायर फंक्शन विद इनफाइनाइटली मेनी जीरोस इज आइडेंटिकली जीरो, यानी एक ऐसा फंक्शन जो कैसा है, इंटायर है और जिसके पास इनफाइनाइटली मेनी जीरोस है, वो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो होगा। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका कहना है देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन ऑन द यूनिट डिस्क सच दैट f1/2n और f1/2n+1 पर अगर 1/n है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि जो एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा यूनिट डिस्क पर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट का कहना है कि एक एंटायर फंक्शन लेना है। तो मान लीजिए मैंने fz बराबर sin z ले लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ऑब्वियसली बात है ये एंटायर है। और ऐसा का ऐसा फंक्शन क्या है ये, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी जीरोस भी है। बिल्कुल है। साइन z कब जीरो होता है? साइन z बराबर जीरो होता है जब z हमारा क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5 होता है। और इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो जितने इंटीजर उतने जीरोस, तो हमारे पास इनफाइनाइट जीरो है। बट क्या ये फंक्शन fz आइडेंटिकली जीरो है? क्या आइडेंटिकली जीरो मतलब लगभग हर पॉइंट पर जीरो लेना, बट ऐसा तो नहीं है। ये तो नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एंटायर फंक्शन, ये आइडेंटिकली जीरो कैसे हो सकता है? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है पहला स्टेटमेंट? तो क्या है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया है। अब हमें बात करनी है स्टेटमेंट नंबर बी के बारे में, यानी स्टेटमेंट नंबर सेकेंड के बारे में। क्या कहता है? सेकेंड स्टेटमेंट कहता है हमारा कि एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा यूनिट डिस्क पर जो ये कंडीशन होल्ड करता है। तो सभी ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? आइडेंटिटी थ्योरम का है। आइडेंटिटी यूनिकनेस एंड आइडेंटिटी थ्योरम भी हम इसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिखते हैं सबसे पहले, है ना। दो फॉर्म होते हैं इसके, एक अकेले फंक्शन के लिए भी होती है और दो फंक्शन के लिए भी होती है। तो हम दो फंक्शन वाले लिखेंगे। देखिए, जस्ट वेट अ सेकंड, पेन थोड़ी सेम हो गई। ओके, क्या लिखा है कि डी हमारा क्या हो, कोई भी कनेक्टेड डोमेन है। डी हमारा कोई भी कनेक्टेड डोमेन है और उस कनेक्टेड डोमेन पर, ठीक है, डी हमारा कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। और एफ एंड जी दो फंक्शन है हमारे पास, दोनों क्या है? एनालिटिक है इस डोमेन पर, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, ऑन द डोमेन डी। अब जिन पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा, एस मैंने एक ऐसा सेट बनाया है, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिन पर एफ और जी दोनों एग्री कर रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पर एफ और जी दोनों बराबर है ना। मान लीजिए कुछ ही पॉइंट है, ऐसे हमने माना है कि मान लीजिए 10, 12, 15, 1, 2 या फिर थोड़े बहुत इनफाइनाइट नंबर हैं, तो जिन पर ये दोनों फंक्शन एग्री करते हैं, जिस पर ये दोनों फंक्शन बराबर होते हैं, वो जो पॉइंट है वो क्या बन जाते हैं? वो पॉइंट क्या बन जाते हैं? वो सारे पॉइंट मिलकर जो लिमिट पॉइंट बनाते हैं, ये जो सेट है इसके पास एक लिमिट पॉइंट बन जाता है। मान लीजिए ये इनफाइनाइट पॉइंट पर एग्री कर रहे हैं, तो मान लीजिए Z1 पर, Z2 पर, Z3 पर, Zn पर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां पर ये आपस में एग्री कर रहे हैं। तो मैंने उन सारे पॉइंट को इकट्ठा करा और मुझे उसका एक लिमिट पॉइंट मिला। और वो लिमिट पॉइंट किसके अंदर है? वो लिमिट पॉइंट इसी डोमेन के अंदर अगर हो जाता है तो क्या कहती है थ्योरम? तब हमारा Fz और Gz पूरे के पूरे डोमेन पर बराबर हो जाएगा। हमने क्या करा, कुछ पॉइंट लिए और उसका हमने लिमिट पॉइंट बनाया। अगर उस वो लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर बिलोंग कर गया तो वहां से पूरे के पूरे डोमेन पर दोनों फंक्शन आइडेंटिकली बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसे आइडेंटिटी थ्योरम कहते हैं। साथ ही साथ इसको यूनिकनेस थ्योरम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे जो फंक्शन बनता है एफ के बराबर में जी जो फंक्शन बनता है वो यूनिक फंक्शन बनता है। कैसा फंक्शन बनता है? यूनिक फंक्शन बनता है। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी और यूनिकनेस थ्योरम का
स्टेटमेंट ये एक अकेले फंक्शन के लिए भी होता है, दो के लिए तो जैसे हमने पढ़ा है वैसे एक अकेले फंक्शन के लिए भी होता है। तो हम यहाँ पर बस अब उसी का यूज करेंगे। हमें कौन कौन सा फंक्शन दिया है, हमें दिया है कि एफ 1/2n, मतलब जो इवन वाली टर्म है उस पर भी 1/n है, और जो ओड वाली टर्म्स है, ओड वाली टर्म की सीक्वेंस है उस पर भी 1/n है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर क्या करे, शायद 0 से वेरी करवाया है, देख लेते हैं। जी नहीं, नेचुरल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है। तो ये एनालिटिक होगा या नहीं होगा, आइडेंटिटी थ्योरम का हमसे स्टेटमेंट पूछा है। तो हम एक एक जो है टर्म को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम पहला केस क्या लेते हैं, ये जो इवन टर्म है 1/2n बराबर n, ये हम इवन टर्म लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम यहाँ पर जिस पर ये फंक्शन हमें वैल्यू दे रहा है हम उसको मान लेते हैं कि मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है z, या फिर ऐसा करते हैं, हमने माना z बराबर क्या है 1/2n है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ z, क्या हो जाएगी 2z हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो अब हमने ये जो बनाया है फंक्शन, ये जो हमने जीरोस लिए हैं या फिर इसके जो पॉइंट लिए हैं उसको हम एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। मैंने एक सीक्वेंस ली है 1/2n वाली सीक्वेंस, और एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये एक्सटेंड जो है 1/2 की पावर n किसको चला जाएगा, 0 को चला जाएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस बनी है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या बना है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हमारा क्या बना है, 0 बना है। और देखिए 0 जो है वो 0 तो यूनिट डिस्क के अंदर होता है ना। यूनिट डिस्क क्या होती है हमारी, यूनिट डिस्क हमारी होती है नोट z लेस देन 1। तो ऑब्वियस सी बात है 0 तो यूनिट डिस्क के अंदर लाई करता है। तो आइडेंटिटी थ्योरम से देखिए हमारा जो फंक्शन है उसके लिमिट पॉइंट क्या बने हैं, 0 बना है, और वो किसके अंदर लाई करता है, डोमेन के अंदर लाई करता है। तो मैंने यहाँ से एक फंक्शन कंसिडर करा है gz, मैंने n को z में कन्वर्ट कर लिया है, तो मुझे क्या फंक्शन मिला है 2z मिला है ना। यहाँ पर देखिए मैं z को 1/2n लिखूंगी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2z हो जाएगी। 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2z हो जाएगी। और ये फंक्शन एनालिटिक भी होता है। तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है, बाय आइडेंटिटी थ्योरम मुझे क्या पता चला है, बीच में ये स्लाइड आ गई है, प्लीज आप एडजस्ट करिएगा। बाय आइडेंटिटी थ्योरम मुझे पता चला है कि fz किसके बराबर हो जाएगा, 2z के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग टू डोमेन ऑफ D बाय आइडेंटिटी थ्योरम। बट हमने ये तो सिर्फ फर्स्ट केस किया था, अब हम ओड वाला केस लेते हैं। ओड टर्म वाला केस क्या है, fz किसके बराबर है, यहाँ से देखिए इसको gz मैंने नाम दिया है। fz किसके बराबर है, 1/2n + 1 के बराबर है। तो अगर वही z की वैल्यू में 1/2n + 1 लेती हूँ तो मुझे n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/n की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1/n की वैल्यू यहाँ से मुझे मिलने वाली है 2z माइनस 1 - z, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ये सीक्वेंस बनाती हूँ xn बराबर 1/2n + 1, तो आपको भी पता है कि एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, अब की बार yn नाम दे देते हैं। एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn का लिमिट पॉइंट यानी yn किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को, और 0 क्या है, यूनिट डिस्क के अंदर बिलोंग करता है। तो अगेन बाय आइडेंटिटी थ्योरम अगेन ये जो fz है ये फिर से किसके बराबर है, एक फंक्शन gz के बराबर हो गया है, जो मेरा क्या बना है 2z/1 - z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D। तो देखिए आइडेंटिटी थ्योरम ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इसको पूरा नाम क्या है, आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है कि सच जी है ना, सच जी ऐसा जो gz फंक्शन बनता है ना वो यूनिक होता है। लेकिन यहाँ से तो gz एक बार मुझे अलग नंबर मिला, मतलब अलग फंक्शन मिला, एक बार मुझे अलग फंक्शन मिला, यानी कि यहाँ से मुझे gz यूनिक नहीं मिला, और वो यूनिक नहीं मिला तो मेरा fz एनालिटिक नहीं हो सकता। fz नो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच fz जो क्या हो एनालिटिक हो, क्योंकि अगर हो जाता है तो फिर आइडेंटिटी और यूनिकनेस थ्योरम से मेरी यूनिकनेस प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, फॉल्स निकल के आया है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। तो बोथ द स्टेटमेंट ए फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस थ्योरम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका सेम क्राइटेरिया जैसे मैंने 2 स्टेटमेंट के लिए लिखा है, एक स्टेटमेंट के लिए भी होता है, ठीक है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। वो बड़ा ही सिंपल होता है। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब अगर बात निकली है तो जो एक अकेले फंक्शन के लिए होता है उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, fz - gz जो है उसको hz कंसीडर कर लेते हैं।
और फिर हम बोलते हैं कि जहां पर एच जेड जीरो हो रहा है, जिन जिन पॉइंट पर ये जीरोस बन रहा है, उस जीरोस का हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, और वो लिमिट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, मान लीजिए उसका लिमिट पॉइंट अल्फा निकला है, अगर वो डोमेन के अंदर हो जाता है, अगर वो डोमेन के अंदर हो जाता है तो एच जेड मेरा आइडेंटिकली जीरो बन जाता है, यानी कि एफ जेड माइनस जी जेड मेरा क्या है, आइडेंटिकली जीरो बन जाता है, यानी कि एफ जेड किसके बराबर हो जाता है, जी जेड के बराबर। बात वही है, कान इधर से पकड़े उधर से बात वही है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने डिटेल में डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, शो योर सपोर्ट एंड थैंक यू।